Assalamualaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about the reproduction and various types of adaptations in fishes for reproduction process as well as the modes of development in fishes. Most species of fishes are dioecious. Now we will talk about the dioecious. Dioecious meaning that any individual of a plant or any animal which have both male and female reproductive organs in separate individuals. यानी मेल जो है उसमें अलहदा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हों और फीमेल उसकी हो जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हों, तो ऐसे जानदार के लिए वर्ड यूज होता है डायोइशियस. एंड दीज फिशेज एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो कौन सी फिशेज परफॉर्म करती हैं? ओवीपेरस स्पीशीज़ जो हैं फ़िश की वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो करती हैं. एंड सून आफ्टर एन एग ऑफ एन ओवीपेरस स्पीशीज इज लेड एंड फर्टिलाइज्ड, it absorbs water and the outer layer hardens. Cleavage follows and a blastoderm forms, which is with enormous amount of yolk mass. Soon a yolk mass is enclosed by the developing blastoderm, which then begins to assume a fish-like shape. Most fishes hatch as larvae, carrying a semi-transparent sac of yolk, which provides their food supply until the mouth and digestive tract have developed and the larvae can feed on their own. After a period of growth, a larva undergoes a metamorphosis, especially dramatic in many marine species, including eels. Body shape is refashioned, fin and color patches change, and the animal becomes a juvenile, bearing the unmistakable definitive body form of its species. यानी अब इसमें होता क्या है, तो जो भी ओवीपेरस स्पीशीज़ होती हैं जब उनके एग्स वो देती हैं और फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी आउटर लेयर जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है. फिर उसके बाद उनके अंदर क्लीवेज होती है, फिर ब्लास्टोडर्म फॉर्म बन जाती है जिसके अंदर बेशुमार यॉक मैस पाया जाता है. और यॉक मैस जो होता है वो किसके अंदर होता है, डेवलपिंग ब्लास्टोडर्म के दरमियान में पाया जाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता मछली की शेप इख्तियार करनी शुरू कर देता है. और बहुत सारी फिशेस जब हैच करती हैं तो वो लार्वे बना देती हैं, और वो लार्वे जो होते हैं उनके साथ क्या लगी होती चीज़, सैक ऑफ यॉक, यानी यॉक सैक लगी होती है उनके साथ. अब यॉक सैक का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स देयर फूड सप्लाई until the mouth and digestive tract have developed and the larvae can feed their own. तो जब उनका माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक बन जाता है और लार्वे इस काबिल हो जाते हैं कि वो खा सकें, तो फिर वो यॉक सैक भी आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, और लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस करता हुआ जो है वो अल्टीमेटली अपनी एडल्ट फॉर्म को इख्तियार कर लेता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि फ़िश के लाइफ साइकिल में मोस्टली कौन कौन सी स्टेजेस पाई जाती हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वाई फिश प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स. तो बिकॉज इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ फिशेस. अब जब फिश बहुत सारे एग्स पैदा करेगी तो उससे क्या होगा, उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे एग्स ही फर्टिलाइज नहीं होंगे. अब बहुत सारे एग्स जो हैं उसमें से ज़ाया हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारे एग्स को प्रेडेटर्स खा जाएंगे, बहुत सारे एग्स सिंक कर जाएंगे, बहुत सारे एग्स जो हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वो आपस में जो है वो लिंक कर जाएंगे, तो उनसे जो है फिशेस एमर्ज नहीं हो पाएंगी. तो दैट्स वाई फिश प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स. अब फ़िश के अंदर कुछ हम एडेप्टेशन की बात करेंगे कि वी विल टॉक अबाउट द एडेप्टेशन इन फिशेस टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फिशेस हैव सम इम्पोर्टेंट एडेप्टेशंस लाइक आई हैव डिस्कस्ड हियर इन 4 पॉइंट्स. फिशेस प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स, जैसा कि ये पहले आपको बता दिया है कि क्यों ज़्यादा पैदा करती हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएँ, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो आपस में क्या करें, फर्टिलाइज कर दें, यानी स्पर्म्स जो हैं वो एग्स के साथ आसानी से मिल जाएं. सम फिशेस शो मेटिंग बिहेवियर. अब कुछ फिशेस के अंदर मेटिंग बिहेवियर जो है उसकी एडेप्टेशंस पाई जाती हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. एंड सम फिशेस आल्सो शो नेस्टिंग बिहेवियर, जो आपको नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगा कि नेस्टिंग बिहेवियर में कैसे फिशेस अपने एम्ब्रियोज की प्रोटेक्शन कर रही होती हैं. नेस्ट प्रोटेक्ट्स एग्स फ्रॉम प्रीडेटर्स, सेडिमेंटेशन एंड फाउलिंग. Like every other animal on this planet, fishes also grow large enough to reproduce. Although each and every fish species has a unique method of reproduction for generalizing, we can divide the life cycle of a fish into these several different stages
as you can see in your slide, and these stages includes eggs which will hatch into larva and fry, fingerling and the adult fishes. We will talk about the eggs. In the egg stage, the embryo is formed inside the hardened egg. Once the egg is fertilized, then it will start to develop organs. After this, eye spots and tails are completely developed. Species living in warmer water hatch faster compared to the species living in cooler water. अब जब फ़िश के हम एग्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जब एग्स की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये अपने ऑर्गन्स को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, जिनमें आई स्पॉट्स और टेल्स जो हैं वो मुकम्मल बन चुकी होती हैं। और स्पीशीज़ जो वार्मर वाटर की होती हैं उनके एग्स फास्टर जो हैं वो हैच कर जाते हैं, यानी एग्स में से जो है वो लार्वे उनमें एमर्ज हो जाते हैं। लेकिन जो कोल्ड वाटर फिश स्पीशीज़ हैं उनके अंदर टाइम लगता है एग्स की हैचिंग में। अगर एग्स हैच कर दें तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो बनेगी दैट इज़ लार्वल स्टेज। वंस द एग्स आर हैच्ड they are known as larva, यानी hatched eggs are known as larva. New larva have a yolk sac. अब लार्वा की अगर पहचान की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, yolk sac पाया जाता है. This yolk sac is the nutrition source for them. The larva can survive for 2 to 4 days by their yolk sac food supply. अब 2 से 4 दिन तक लार्वल स्टेज रहती है जिसमें वो अपने यॉक सैक से क्या करता है, खुराक हासिल करता रहता है। फिर उसका यॉक सैक जो है वो ख़त्म हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उससे नेक्स्ट स्टेज फिर बनती है फ़िश की फ्राई स्टेज, जिसमें वो फिर अपने खुद खुराक खानी शुरू कर देता है। यानी इस स्टेज पे, लार्वल स्टेज पे फ़िश क्या होती है, डिपेंडेंट होती है यॉक सैक के ऊपर अपनी फूड सप्लाई के लिए। एंड दे कैन ऑफर्ड अ लाइव फीड वंस देयर आइज़ एंड माउथ आर डिवेलप्ड। जब उनको माउथ और आइज़ बन जाएंगे तो उनको खुराक भी फिर दी जा सकती है। एंड द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर लार्वल स्टेज इज़ द फ्राई स्टेज ऑफ फिश, एंड यंग फिश आर कॉल्ड फ्राई वंस द यॉक सैक इज़ फुली एब्जॉर्ब्ड। जब यॉक सैक फ़िश का ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है रेडिश, ये जब ख़त्म हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें से न्यूट्रिशन फ़िश हासिल कर लेती है, तो नेक्स्ट स्टेज जो बनती है दैट इज़ नोन एज फ्राई स्टेज। इन दिस स्टेज दे आर रेडी टू स्टार्ट ईटिंग ऑन देयर ओन, और ये अपना खुराक खुद हासिल करनी शुरू कर देती हैं फिशेज़ फ्राई स्टेज के अंदर जाके। फिशेज़ गो थ्रू सेवरल डेवलपमेंट फेजेस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, दे आर नोन एज फ्राई। So we can say that fry is the stage of a fish in which fishes no longer depend on a yolk sac and can feed themselves. And the next one stage is the fingerling stage। और fingerling stage में क्या होता है कि फ़िश के अंदर स्केल्स और वर्किंग फिन्स जो हैं वो डिवेल्प हो जाते हैं। और इसको फिंगरलिंग स्टेज क्यों कहा जाता है, बिकॉज फिशेज़ आर मोस्टली और टिपिकली अबाउट द साइज़ ऑफ फिंगर्स, दे अटेन द साइज़ ऑफ फिंगर्स, यानी जैसे जितना फिंगर का साइज़ होता है उतना ही फ़िश का साइज़ बन चुका होता है, तो उसको फिंगरलिंग का नाम दिया जाता है। और फिंगरलिंग्स आर देन फुली ग्रोन एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू अ मैच्योर और एडल्ट फिश। सो दिस इज़ द जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट फिशेज़। In this slide you can see the mechanism of external fertilization in fishes. As I already have told you that oviparous species of fishes lay eggs and these eggs are fertilized. As you can see कि मेल और फीमेल स्पीशीज़ जो हैं उन्होंने ओवा और स्पर्मेटाजोआ को रिलीज़ किया है, जो कि एग्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेज में। ये एग्स फर्टिलाइज्ड एग्स हैं। उसके बाद उनके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो है, बनना शुरू हो गया, और वो एम्ब्रियो जो है वो लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था, जिसके नीचे क्या है, यॉक सैक आपको नज़र आ रही जो उसके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और यॉक फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो नेक्स्ट स्टेज से फेज से गुजरता हुआ न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो ओविपेरस स्पीशीज़ हैं, जो एग लेइंग स्पीशीज़ हैं फ़िश की, वो क्या करती हैं, उनके अंदर इस तरह का लाइफ साइकिल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उनके अंदर होती है, और ये वाला सारा प्रोसेस उनके अंदर कंप्लीट होता है। Now in this slide a question arises why fishes with internal fertilization produce fewer eggs। यानी ऐसी फिश स्पीशीज़ जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उनके अंदर एग्स क्यों कम पैदा होते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है, ये लास्ट में लाइंस आप देख सकते हैं, a larger number of eggs are fertilized than external fertilization, thus fishes with internal fertilization produce a fewer eggs। क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि एग्स ज़ाया नहीं होंगे, या उनको कोई प्रेडेटर अटैक नहीं करेगा, या ऑक्सीजनेशन का इशू नहीं होगा, तो इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मैक्सिमल चांसेस हैं कि एग्स की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी।
and this is exhibited by many elasmobranchs like whale, sharks. They have claspers, and male cartilaginous fishes have claspers formed from the posterior portion of their pelvic fins. अब आप देख सकते हैं कि they have modified pelvic fins which are known as claspers, और इनके posterior portion से pelvic fins के बनते हैं claspers, which serves as intromittent organs which is used to channel semen into the female's cloaca during mating. तो इससे क्या होता है कि ये जो pelvic fins होते हैं ये एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं जिससे फीमेल की जो बॉडी है या उसका जो इंटरनल एरिया है क्लोएका का, वहाँ पे मेटिंग के दौरान क्या होगा, सीमन को या मेल स्पर्म्स जो होंगे उनको इंसेमिनेट कर दिया जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा. द एक्ट ऑफ मेटिंग इन सम फिश इंक्लूडिंग शार्क्स usually includes one of the claspers raised to allow water into the siphon through a specific orifice. The clasper is then inserted into the cloaca where it opens like an umbrella to anchor its position. The siphon then begins to contract, expelling water and sperms. तो इस तरह से जो है इनके अंदर ये जो है स्पर्म्स डिपॉजिट किए जाते हैं मेल इलास्मोब्रैंक्स के अंदर, जैसे वेल हैं, शार्क्स हैं. मेल इंसर्ट्स क्लैस्पर्स इनटू क्लोएका ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग कोपुलेशन. स्पर्म्स ट्रैवल अलोंग द ग्रूव्स ऑफ द क्लैस्पर्स, यानी उसका जो इंटरनल पोर्शन, उसकी जो नाली है, वहाँ पे स्पर्म्स जो है वो ट्रांसफ़र होते जाएंगे. फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और इसका एडवांटेज आपको ऑलरेडी बता दिया है. इससे क्या होगा, एग्स जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे, इसलिए जो फिशेस की इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिनमें होती है उनके एग्स भी कम ही पैदा होते हैं. इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इंट्रोमिटेंट ऑर्गन और क्लैस्पर्स ऑफ अ मेल. एन इंट्रोमिटेंट ऑर्गन इज़ अ जनरल टर्म फॉर एन एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ अ मेल organism that is specialized to deliver sperms during copulation. Intromittent organs are found mostly often in terrestrial species, as most non-mammalian aquatic species fertilize their eggs externally. Although there are some exceptions for many species in the animal kingdom, the male intromittent organ is a hallmark characteristic of internal fertilizations. In this slide you can see the claspers of a shark, and these claspers are formed from the posterior portion of their pelvic fins and which serve as intromittent organs used to channel semen into the female's cloaca during mating. तो ये जो है फीमेल्स की क्लोएका के अंदर जो इंसर्ट किए जाते हैं जिससे मेटिंग प्रोसेस होता है, और ये क्या डिपॉजिट करते हैं स्पर्म्स को फीमेल के अंदर, और ये इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है किसका, शार्क्स का. Now if we talk about the development in fish, according to the mode of development, fishes are roughly divided into viviparous, ovoviviparous and oviparous condition. In case of viviparity, all elasmobranchs like grey reef sharks and hammerhead sharks have internal fertilization. And viviparous fishes are those fishes that give birth to more or less completely formed young fry, as distinguished from fish that spawn eggs. अब वो मछलियाँ जो अंडे देती हैं, जिन अंडों से फिर बच्चे निकलते हैं, ये उससे डिफरेंट हैं क्योंकि ये मछलियाँ जो हैं सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए या उर्दू में कहा जाए तो बच्चे देने वाली मछलियाँ हैं जो कि बच्चों को पैदा करती हैं, जो कि यंग फ्राई की शक्ल में पैदा होते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ शार्क्स एंड रेज आर विविपैरस फिश, यानी शार्क्स और रेज में कुछ ऐसी मेजॉरिटीज़ पाई जाती हैं जो विविपैरिटी को एग्जिबिट करती हैं, लेकिन शार्क्स और रेज जो हैं ये ओवोविविपैरस भी होती हैं. इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ विविपैरस फिशेस अकर इन ओवेरियन फॉलिकल्स. अब मोस्टली जो फिशेस होंगी उनके अंदर ओवरी के जो फॉलिकल सेल्स होते हैं वहाँ पे इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है. इन दिस स्लाइड यू मे सी द इमेज ऑफ अ ग्रे रीफ शार्क्स, एंड ड्यूरिंग मेटिंग इन ग्रे रीफ शार्क्स the male grey reef sharks bites at the female's body or fins to hold on to her for copulation. Like other sharks, it is viviparous. Once the developing embryos exhaust their supply of yolk, the yolk sac develops into a placental connection that sustains them to term. Each female has a single functional ovary on the right side and two functional uteri. 1 to 4 pups, 6 in Hawaii, are born every other year. The number of young increases with female size. Estimation of the gestation period ranges from 9 to 14 months, and parturition is thought to take place from July to August in southern hemisphere and from March to July in the northern hemispheres.
and female with full term embryos have also been reported in the fall of Eniwetak. The newborns measure 45 to 60 centimeter, and sexual maturation occurs around 7 years of age, when the males are 4.3 to 4.9 feet long and the females are about 1.2 to 1.4 मीटर लॉन्ग. सो दिस आप देख सकते हैं कि इस फ़िश का लाइफ स्पैन तकरीबन 25 साल का होता है, और ये वाली जो फ़िश है इसके अंदर जो यानी कि यॉक सैक होता है वो भी डेवलप होता है और कनेक्शन भी उसका रहता है, और इसके अंदर एक सिर्फ सिंगल फंक्शनल ओवरी पाई जाती है और 2 यूट्रस होते हैं, और 4 पप्स इसके जो हैं वो बनते हैं. और जो हवाई आइलैंड है वहाँ पे इसके 6 पप्स ऑब्ज़र्व किए जाते हैं हर साल के अंदर जो ये बनाती है, जिनको यानी ये पैदा करती है. Now we will talk about the second mode of development in fish, that is oviparous condition. Majority of fishes are oviparous, almost over 97% of all species. Oviparity is the most common mode of reproduction in fishes. Many marine fishes are extraordinary egg producers. Male and females come together in great schools and release vast number of gametes into the water to drift with currents. A large female cod, for example, may release 4 to 6 million eggs at a single spawning. Less than 1 in a million eggs will survive the numerous hazards of the ocean to reach reproductive maturity. यानी अब अगर हम फीमेल कॉड्स की बात करें, ये फ़िश है जिसमें 4 to 6 मिलियन एग्स जो है वो एक स्पॉनिंग के दौरान, जब एक दफ़ा वो एग्स को ले करती है तो इतने सारे निकाल देती है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक 1 मिलियन से भी कम एग्स जो हैं वो सर्वाइव करेंगे. 6 मिलियन में से सिर्फ 1 मिलियन जो है वो सर्वाइव करते हैं. और ओविपैरिटी जो है ये ज़्यादातर फिशेज़ जो हैं वो एग्जिबिट करती हैं, यानी एग लेइंग जो फिशेज़ होंगी दे आर ओविपैरस फिशेज़. एंड देयर एग्स डिवेलप आउटसाइड द फीमेल बॉडी फ्रॉम स्टोर्ड यॉक. जैसा कि आपको बताया था कि फ़िश के अंदर जो मैंने आपको स्टेजेस दिखाई थी कि पहले एग्स है, फिर उससे लार्वा है, तो साथ उसके स्टोर्ड यॉक जो है वो लगी होती है, तो वो स्टोर्ड यॉक से जो है वो न्यूट्रिशन हासिल करेंगी ये वाली फिशेज़. इन ओविपेरस फिश इंटरनल फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स द मेल टू यूज़ some sort of intromittent organ to deliver sperm into the genital opening of the female. Examples include the oviparous sharks such as the horn shark, oviparous skates, female cod and yellow perch, etc. Horn shark is a species of bullhead shark in the family Heterodontidae, which exhibit the oviparous condition, and it is endemic to coastal waters of the western coast of North America from California to the Gulf of California. Mating in the horn shark occurs in December or January on a possibly annual reproductive cycle. The male chases the female to indicate interest. Once she is ready, both sharks settle on the bottom, where the male grips the female's pectoral fin in his teeth and inserts one of his claspers into her cloaca. After 30 to 40 minutes of copulation, the pair disengages and the female spins with her snout in the sand for another 30 minutes. From February to April, the female lay a maximum of 24 eggs, 2 at a time, once every 11 to 14 days in water deep. The eggs case has 2 flanges spiraling around it, and thus may take the female several hours to deposit the eggs. At first the case is soft and light brown, and over a few days it hardens and darkens in color. Not including the flanges, the case measures about 12 cm long and 3 to 4 cm wide. Sharks from the Channel Islands produce longer egg cases than those from mainland California, suggesting that they are separate populations. Now in this slide you can see the image of a female cod. Cod is the common name for the demersal fish genus Gadus, belonging to the family Gadidae. And the two most common species of cod are the Atlantic cod and the Pacific cod. In this slide you may see a large number of eggs in the body of the female cod. A large female cod may release 4 to 6 million eggs at a single spawning, and less than 1 in a million eggs will survive
the numerous perils of the ocean to reach reproductive maturity। यानी जैसे आपको पहले बताया था 6 मिलियन एग्स ये जो है कॉड फीमेल कॉड रिलीज़ कर सकती है, जिसमें से लेस देन 1 मिलियन एग्स ही सर्वाइव करेंगे और वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तक पहुंच पाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में कितने सारे एग्स हैं जो कि आपको कट लगा के दिखाई गई है, इंटरनल उसके सारे एग्स फिल हुए हैं। The third and the last mode of development in fishes is ovoviviparous state or condition, which is exhibited by some elasmobranchs। elasmobranchs में आ जाती हैं sharks, skates and rays। And ovoviviparous fish give birth to live young। Unlike viviparous species, their embryos are nourished by an egg yolk and not directly by the parent। यानी उस केस में क्या हुआ था, विविपैरिटी में जो मछलियाँ बच्चे देती थी उनके जो एग्स थे उनकी नोरिशमेंट कौन कर रही थी, फीमेल फ़िश ही करती थी, यानी उनकी मदर ही कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो एग्स की नोरिशमेंट होगी वो कहाँ से उसे मिलेगी, एग यॉक से। तो इस तरह से जो है वो एग यॉक से अपनी नोरिशमेंट लेते जाएंगे, लेकिन फ़िशेज़ ये भी बच्चे ही पैदा करती हैं, यानी उनकी नोरिशमेंट के बाद जब वो कम्प्लीट डिवेल्प हो जाएंगे। Their eggs develop outside the modified oviduct of the female। Nutrients are supplied from yolk stored in the egg। The more familiar examples of ovoviviparous fishes include guppies, mollies, etc. And for example, the eggs are retained in the ovaries in guppies. Fertilization and development takes place there. Embryos are then released into the cavity within the ovary in case of guppies। In this slide you are watching the images of guppies which exhibit the ovoviviparous condition। The guppy whose scientific name is Poecilia reticulata, also known as millionfish and rainbow fish, and it is one of the world's most widely distributed tropical fish and one of the most popular freshwater aquarium fish species। It is a member of the family Poecilidae, and like almost all American members of the family is a live-bearing fish। Guppies are highly prolific live bearers। The gestation period of a guppy is typically 21 to 30 days, varying considerably। Reproduction typically continues throughout the year and the female becomes ready for conception again quickly after parturition। Male guppies, like other members of the family Poecilidae, possess a modified tubular anal fin called the gonopodium। अब इनके पास एक एनल फिन पाया जाता है जिसको गोनोपोडियम कहा जाता है, which is located directly behind the ventral fin। The gonopodium has a channel-like structure through which bundles of spermatozoa called spermatozeugomata are transferred to the females। In courted mating, where the female shows receptive behavior following the male's courtship display, the male briefly inserts the gonopodium into the female's genital pore for internal fertilization। However, in the case of sneaky mating, where copulation is forced, the male approaches the female and thrusts the gonopodium at the female's urogenital pores। Once inseminated, female guppies can store sperms in their ovaries and gonoducts, which can continue to fertilize ova up to 8 months। Because of the sperm storage mechanism, males are capable of posthumous reproduction, meaning that the female mate can give birth to the male's offspring longer after the male's death, which contributes significantly to the reproductive dynamics of the wild guppy populations। In this slide you are watching the second example of ovoviviparous fishes, that are mollies, and they are present in freshwater streams and coastal brackish and marine waters of Mexico। Mollies are live-bearing fish। Mollies are easy fish to breed in the aquarium। They engage in internal fertilization। The male uses his modified anal fin, which is known as gonopodium, to inseminate the female, just like guppies and swordtails। Once the eggs are fertilized, the female molly carries them inside her while they are developing। Gestation takes around 60 days। The female molly will then give birth to about 20 to 50 fully developed molly fry। If your molly parents are black, then the fry will be sold black at birth।